आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, वो भी तिथि अनुसार। ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर करेंगे, वो भी तिथि अनुसार। जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन हुए उन सभी को कवर कर लेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। एक एक कर जितने भी टॉपिक हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे। लगभग 25 प्लस टॉपिक को कवर किए हैं। आप लोग इसे कवर कर ले, आपको एक भी प्रश्न इससे बाहर किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो भी यूरोपीय कंपनी थे उनके आगमन को देख लेते हैं। 1492 कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। जो कोलंबस थे यह भारत को ढूंढने के लिए निकले थे, परंतु इन्होंने अमेरिका की खोज की 1492 में। 1498 पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत पहुंचे। जो पुर्तगाली यात्री थे यह भारत 1498 ईस्वी में पहुंचे थे और इस प्रकार इन्होंने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की, न कि भारत की खोज की। इसी वर्ष पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1498 में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1502 ईस्वी पुर्तगालियों ने कोचीन केरल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। 1505 भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मेडा बने। जो पुर्तगाली प्रथम गवर्नर थे वह थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो कि 1505 में बने। 1600 ईस्वी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसके बाद 1608 ईस्वी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थे यह 1608 में भारत आते हैं। इसी वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी रूप से सूरत में एक फैक्ट्री खोला। इन्होंने अस्थायी रूप से सूरत में अपना पहली फैक्ट्री खोला। 1611 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम में अपनी स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। इन्होंने मसूलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री खोली जो कि स्थायी थी। 1613 सूरत की फैक्ट्री को स्थायी बनाया गया। जो इनकी प्रथम फैक्ट्री थी सूरत, जो कि अस्थायी थी, तो इन्होंने इसे स्थायी बनाया 1613 में। 1661 ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। जो उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, तो इनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ, तो इन्हें दहेज में मुंबई दिया गया था। 1717 फर्रुखसियार ने शाही फरमान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। जो उस समय मुगल बादशाह थे तो वह थे फर्रुखसियार, तो इन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया था। 1602 ईस्वी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और भारत आगमन। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना होती है और इसी वर्ष भारत यह आते हैं। 1605 डचों ने अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। 1616 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1664 ईस्वी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसके बाद 1667 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आ जाते हैं। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थे यह 1667 में भारत आए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के युद्ध के जो भी इतिहास है इनके बारे में देख लेते हैं।
1746 से 1748 प्रथम कर्नाटक युद्ध चला। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है यह 1746 में प्रारंभ होती है और 1748 ईस्वी तक चलती है। 1748 एक्सला-शैपर की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुई। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध थी तो यह 1748 में एक्सला-शैपर की संधि के द्वारा समाप्त हुई। 1749 से 1754 द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था तो यह 1749 से 1754 ईस्वी तक चलता है। 1754 ईस्वी पांडिचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हुई। पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होती है। इसके बाद 1756 से 1763 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध चला और 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा यह समाप्त होती है। ठीक है ना। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है यह पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त होती है और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होती है। इसके बाद है मराठों का उत्कर्ष। जो भी मराठा थे इनका किस प्रकार उत्कर्ष हुआ था तो इनके तिथि को देख लेते हैं। 1627 या 1630 शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। जो इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म दिवस पर मतभेद है क्योंकि बहुत से किताब में आपको 1627 और 1630 देखने को मिलेगा, इसीलिए आप दोनों डेट को याद रखें। तो इनका जन्म 1627 या 1630 ईस्वी में हुआ था। 1640 शिवाजी महाराज का विवाह साईबाई निम्बाळकर से हुआ। जो इनका विवाह हुआ था तो साईबाई निम्बाळकर के साथ हुआ था। 1656 शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जो शिवाजी थे इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान की हत्या 1659 में हुई। 1659 में इन्होंने अफजल खान की हत्या की थी। 1664 शिवाजी महाराज का सूरत का अभियान। इन्होंने सूरत का अभियान किया था 1664 में। 1665 पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। यह संधि मुगल और शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ था। ठीक है ना। जो 1665 की संधि थी तो यह मुगल और शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ था। 1674 शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ। इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में होती है 1674 में। 1680 ईस्वी शिवाजी महाराज की मृत्यु। इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद है शिवाजी के उत्तराधिकारी। जो भी इनके उत्तराधिकारी बने उनके बारे में देख लेते हैं। 1680 शिवाजी महाराज की मृत्यु और संभाजी महाराज अगला शासक बने। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ संभाजी महाराज अगला शासक बनते हैं। 1689 औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज और कविक्रस को मृत्युदंड। जो उस समय औरंगजेब थे मुगल बादशाह, इन्होंने संभाजी महाराज और कविक्रस को मृत्युदंड दे दिया। 1713 ईस्वी बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद पर बैठे। 1720 ईस्वी बाजीराव प्रथम पेशवा बने। जो बाजीराव प्रथम थे यह 1720 में पेशवा पद पर बैठते हैं। इसके बाद है 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो यह युद्ध मराठा और अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। ठीक है ना। जो मराठा साम्राज्य थे तो इनका इसमें
पराजय होती है और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। इसके बाद है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य किस प्रकार हुआ था, इनके बारे में देख लेते हैं और जो भी बंगाल के नवाब बने थे इनके बारे में देख लेते हैं। 1717 मुर्शिद कुली खान बंगाल के प्रथम नवाब बने। जो मुर्शिद कुली खान थे यह बंगाल के प्रथम नवाब बनते हैं। 1740 अरीवर्दी खान बंगाल के नवाब बने। 1756 सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ऐसे तो बहुत नवाब बने थे लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को कवर किए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। 1756 20 जून को कार कोठरी की घटना घटी थी, ठीक है ना। 1756 में ही 20 जून को काल कोठरी की घटना घटी थी। 1757 पलासी का युद्ध हुआ। जो पलासी का युद्ध हुआ था तो यह 1757 में हुआ था। 1757 में ही मीर जाफर बंगाल के नवाब बने। 1760 मीर कासिम बंगाल के नवाब बनते हैं, ठीक है ना। जो मीर कासिम थे या फिर से 1760 में बंगाल के नवाब बन जाते हैं। 1763 मीर जाफर बंगाल के नवाब बने। मीर जाफर बंगाल के नवाब 1763 में बनते हैं। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इसके बाद है अंगल मैसूर युद्ध का इतिहास, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 1767 से 1769 ईस्वी तक प्रथम अंगल मैसूर युद्ध का इतिहास रहा। तो जो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध था यह 1767 में प्रारंभ होती है और 1769 में समाप्त होती है। 1769 मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुई। मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुई। 1780 से 1784 तक द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध चला। 1784 मंगरौर की संधि द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुई, ठीक है ना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध मंगरौर की संधि के द्वारा 1784 में समाप्त हुई। 1790-1792 तक तृतीय अंगल मैसूर युद्ध का इतिहास रहा। जो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध था तो ये 1790 में प्रारंभ होती है। 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुई। 1799 चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध का इतिहास। जो चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध था तो यह 1799 में प्रारंभ होती है और 1799 में ही समाप्त होती है। इसके बाद है सिख धर्म का इतिहास। सिख धर्म के इतिहास से जितने भी तिथि बन सके उन सभी को कवर कर लेते हैं। तो सिख धर्म के 10 गुरु बने थे, ठीक है ना। जो सिख धर्म है तो इसमें कुल मिलाकर 10 गुरु बने थे। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक कर देख लेते हैं। श्री गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 ईस्वी तक। 1469 गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तलवंडी पाकिस्तान में, ठीक है ना। इनका जन्म होता है तलवंडी पाकिस्तान में 1469 में। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद और माता का नाम तृप्ता देवी थी। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद और माता का नाम तृप्ता देवी थी। इन्होंने रंगल प्रथा की शुरुआत की थी। जो रंगल प्रथा है इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। 1539 गुरु नानक देव जी का मृत्यु हुआ और गुरु अंगद देव जी सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। 1539 गुरु अंगद देव जी सिख धर्म के दूसरे गुरु बनते हैं। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। जो गुरुमुखी लिपि है
तो इनका आविष्कार गुरु अंगद देव जी ने ही किया था। 1552 गुरु अंगद देव जी की मृत्यु हुई और श्री गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु बने। 1552 में गुरु अंगद देव जी की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ श्री गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु बनते हैं। 1574 में गुरु अमरदास की मृत्यु हो जाती है और गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु बनते हैं। 1581 गुरु रामदास की मृत्यु और गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पांचवें गुरु बने। जो गुरु अर्जुन देव है यह सिख धर्म के पांचवें गुरु बनते हैं 1581 में। 1604 ईस्वी गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। जो सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, तो इनकी रचना की थी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। जो सिख धर्म के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था अमृतसर में। 1606 ईस्वी मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया। जो सिख धर्म के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, तो उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे, इन्होंने इनको फांसी पर चढ़ा दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को इसलिए फांसी पर चढ़ाया क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था। जो इनका पुत्र था खुसरो, तो इनको इन्होंने आशीर्वाद दिया था क्योंकि खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरोध में ही विरोध कर दिया था, इसीलिए। 1606 ईस्वी गुरु हरगोविंद सिख धर्म के गुरु बने। 1645 ईस्वी गुरु हरगोविंद की मृत्यु हो गई और गुरु हरि राय सिख धर्म के सातवें गुरु बने। जो गुरु हरि राय है यह सिख धर्म के सातवें गुरु बनते हैं 1645 में। 1661 गुरु हरि राय की मृत्यु और गुरु हरि किशन सिख धर्म के आठवें गुरु बने। जो गुरु हरि किशन है यह सिख धर्म के आठवें गुरु बनते हैं 1661 में। गुरु बनते समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। गुरु हरि किशन की आयु मात्र 5 वर्ष की थी जब वह सिख धर्म के आठवें गुरु बने 1661 में। 1664 गुरु हरि किशन की मृत्यु और गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु बने। गुरु हरि किशन की मृत्यु 1664 में ही हो जाती है, तो इसके बाद सिख धर्म के 9वें गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर। 1664 गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु बने। गुरु तेग बहादुर मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे। जो गुरु तेग बहादुर है तो यह औरंगजेब के समकालीन थे, उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब थे। 1645 मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दिया गया। जो गुरु तेग बहादुर है इनको फांसी औरंगजेब के द्वारा दे दी जाती है क्योंकि जो औरंगजेब था यह क्रूर शासक था। इन्होंने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जो गुरु तेग बहादुर थे इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, इसीलिए इन्होंने इसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। दिल्ली के चांदनी चौक के पास उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। इनकी मृत्यु दिल्ली के चांदनी चौक के पास हुई थी। इनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा यानी कि शीशगंज बनाया गया है, ठीक है ना। दिल्ली में ही शीशगंज का निर्माण कराया गया है चांदनी चौक के पास, जहां पर इनकी हत्या की गई थी। 1675 गुरु हरगोविंद सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु बने। जो गुरु हरगोविंद है यह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु बनते हैं
1699 इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी सिखों के 10वें गुरु हरगोविंद के द्वारा। इन्होंने सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को अगले गुरु के रूप में नामित किया था। जो सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, तो इनको ही इन्होंने अगले गुरु के रूप में नामित किया था। इनका कहना था कि अब सिख धर्म के कोई भी गुरु नहीं बनेंगे, मैं ही इसका लास्ट गुरु हूँ। इसके बाद जो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, यही सिख धर्म के अगले गुरु कहलाएंगे। 1708 सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद की मृत्यु। 1708 में जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे इनकी मृत्यु हो जाती है। 1716 फर्रुखसियार के आदेश पर बंदा बहादुर की मृत्यु। ठीक है ना, बंदा बहादुर की मृत्यु 1716 में की जाती है फर्रुखसियार के आदेश पर। 1780 महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है। 1809 अमृतसर की संधि हुई थी। जो अमृतसर की संधि हुई थी तो यह 1809 में हुई थी। 1839 महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु। जो महाराजा रणजीत सिंह थे इनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में। 1843 दिलीप सिंह का राज्य अभिषेक। जो दिलीप सिंह है यह सिख साम्राज्य के शासक बनते हैं 1843 में। तो इस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। इसके बाद है आंगल सिख युद्ध। 1845 प्रथम आंगल सिख युद्ध प्रारंभ हुई। जो आंगल सिख युद्ध है तो यह 1845 में प्रारंभ होती है। यह युद्ध अंग्रेज और सिख साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। ठीक है ना, जो आंगल सिख युद्ध है यह अंग्रेज और सिख साम्राज्य के मध्य हुआ था। प्रथम आंगल सिख युद्ध के दौरान 4 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई थी। पहला है मुदकी का युद्ध 1845 में। इसके बाद फिरोजपुर का युद्ध 1845 में, अलीवार का युद्ध 1846 में, सुबराव का युद्ध 1846 में। तो ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध प्रथम आंगल सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। इन सभी युद्ध में सिख सेना पराजित हुए और अंग्रेज सेना की विजय हुई थी। ठीक है ना, तो ये 4 युद्ध हुआ था तो इन चारों में सिख सेना पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज सेना इन सभी युद्ध को जीत जाते हैं। इसके बाद है लाहौर की संधि 1846 में। 1846 में लाहौर की संधि होती है। तो यह संधि अंग्रेज और सिख साम्राज्य के शासक दिलीप सिंह के मध्य हुआ था। इसके बाद 1846 में ही भैरववार की संधि होती है। तो यह संधि भी अंग्रेज और दिलीप सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है ना, अंग्रेज और दिलीप सिंह के मध्य हुआ। इसी के साथ प्रथम आंगल सिख युद्ध समाप्त हुई। ठीक है ना, इस संधि के बाद प्रथम आंगल सिख युद्ध समाप्त होती है। इसके बाद 1848 द्वितीय आंगल सिख युद्ध प्रारंभ हुई। द्वितीय आंगल सिख युद्ध 1848 में प्रारंभ होती है। द्वितीय आंगल सिख युद्ध के दौरान 3 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई थी। पहला है रामनगर का युद्ध 1848 में। तो इस युद्ध में अंग्रेज कंपनी की विजय हुई थी। इसके बाद है चिरीवार का युद्ध 1849। इस युद्ध में सिख समुदाय की विजय हुई थी, परंतु दोनों पक्षों ने दावा किया था कि हमारी जीत हुई है। इसके बाद है तीसरा गुजरात नगर का युद्ध 1849। इस युद्ध में भी अंग्रेज कंपनी की विजय हुई थी। 1849 सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। जो सिख साम्राज्य था तो इसे अंग्रेजों ने
अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं 1849 में। तो इस प्रकार सिख साम्राज्य अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया जाता है 1849 में। आगे चलते हैं। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा वायसराय, जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय थे इनके बारे में देख लेते हैं। गवर्नर जनरल तथा वायसराय, तो पहले देख लेते हैं कब से कब तक गवर्नर रहे, कब से कब तक गवर्नर जनरल और कब से कब तक वायसराय रहे थे। 1757 से 1773 ईस्वी तक गवर्नर जनरल कहलाए। 1773 से 1833 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाए। 1833 से 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल कहलाए और 1858 से 1947 ईस्वी तक वायसराय कहलाए। इसके बाद 1947 से 1950 ईस्वी तक फिर से भारत की आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल कहलाए। तो चलिए इन सभी के बारे में देख लेते हैं एकदम शुरुआत से। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1767 ईस्वी तक गवर्नर रहे थे। 1757 रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बने। यह बंगाल के 2 बार गवर्नर बने थे, ठीक है ना। जो रॉबर्ट क्लाइव है यह 2 बार गवर्नर बने थे। प्रथम कार्यकाल इनका 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इनका द्वितीय कार्यकाल 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा था। 1765 ईस्वी इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 इन्हीं के शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुई थी। जो द्वैध शासन बंगाल में प्रारंभ हुई थी तो यह 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में ही प्रारंभ हुई थी। इसके बाद है वॉरेन हेस्टिंग। 1772 से 1885 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। 1772 ईस्वी वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बने। बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग 1772 में बनते हैं। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। 1780 ईस्वी इन्हीं के समय काल में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया। जो भारत का पहला समाचार पत्र था तो वह था बंगाल गजट। तो यह वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में ही प्रकाशित किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। 1784 ईस्वी उनके समय काल में ही द एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 1784 ईस्वी पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट था तो ये 1784 में पारित किया गया था। उस समय वॉरेन हेस्टिंग का ही समय काल था। 1786 लॉर्ड कर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड कर्नवालिस है ये 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। 1793 इन्हीं के समय काल में स्थायी बंदोबस्त पत्ती लागू हुआ था। जो स्थायी बंदोबस्त पत्ती था तो इन्हीं के समय काल में प्रारंभ हुई थी 1793 में। 1792 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा हुई थी। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है तो यह 1790 में प्रारंभ हुई थी और इसकी समाप्ति 1792 में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। उस समय लॉर्ड कर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1798 ईस्वी लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड वेलेजली है यह गवर्नर जनरल बनते हैं 1798 में। इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी। जो सहायक संधि है तो इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही किया गया था।
उनके समय काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में प्रारंभ हुई थी। 1828 ईस्वी लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है यह बंगाल का गवर्नर जनरल 1828 में बनते हैं। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इसी के साथ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। 1829 राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया। जो सती प्रथा होती है तो इसकी समाप्ति राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1829 में। 1833 चार्टर एक्ट पारित किया गया। 1835 चार्ल्स मैक्टोफ भारत का गवर्नर जनरल बने। जो चार्ल्स मैक्टोफ है यह भारत का गवर्नर जनरल 1835 ईस्वी में बनते हैं। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है ना, मोस्ट वीवीआई। चार्ल्स मैक्टोफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1848 ईस्वी लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड डलहौजी है यह भारत का गवर्नर जनरल 1848 में बनते हैं। इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। 1853 ईस्वी मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। इन्होंने राज्यों पर हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया था। जो लॉर्ड डलहौजी है इन्होंने हड़प नीति का सिद्धांत राज्यों पर लागू किया था, जिसे गोद निषेध प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। 1856 ईस्वी लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड कैनिंग है यह भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं 1856 ईस्वी में। इन्हीं के समय काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया था। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है तो इसे 1856 में लागू किया गया था। 1857 ईस्वी भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। जो भारत की महान स्वतंत्रता हुई थी यह 1857 में हुई थी, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। 1858 भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित होती है और इसके अनुसार लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए और इसी के साथ भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है ना, जो लॉर्ड कैनिंग है यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इसी के साथ भारत के प्रथम वायसराय भी थे। 1869 ईस्वी लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय बने। जो लॉर्ड मेयो है यह भारत के वायसराय 1869 में बनते हैं। 1872 ईस्वी भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है ना, जो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी तो यह 1872 ईस्वी में हुई थी। तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो थे। 1876 ईस्वी लॉर्ड रिटन भारत के वायसराय बने। लॉर्ड रिटन 1876 में वायसराय बनते हैं। 1878 ईस्वी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिटन थे। 1880 ईस्वी लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बना। तो 1880 में लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बनते हैं। 1881 ईस्वी भारत में प्रथम नियमित जनगणना जो कि प्रत्येक 10 वर्ष की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, जो यह जनगणना हुई थी इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर होने लगी। तो नियमित जनगणना 1881 में हुई थी और प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। 1884 ईस्वी लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय बने। जो लॉर्ड डफरिन है यह भारत के वायसराय 1884 ईस्वी में
बनते हैं। इसके बाद 1885 ईस्वी, इन्हीं के शासनकाल के समय 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। जो A.O. ह्यूम हैं, इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। 1899 ईस्वी भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन बने। इसके बाद 1905 ईस्वी बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था। जो बंगाल का विभाजन हुआ था तो यह लॉर्ड कर्जन के समय काल में ही हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का समय काल 1905 से 1910 ईस्वी तक रहा। 1905 लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय बने। 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। जो सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाती है गरम दर और नरम दर में। इसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी तक। 1910 ईस्वी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय बने 1910 में। 1911 दिल्ली दरबार की आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार की आयोजन 1911 में होती है। 1911 बंगाल विभाजन रद्द हुआ। जो दिल्ली दरबार हुआ था तो इसी में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। 1911 भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई। 1912 भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी जाती है। 1914 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। इसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय काल 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा। 1916 लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय बने। ठीक है ना, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है यह 1916 में भारत के वायसराय बनते हैं। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हो गया। जो कांग्रेस था तो यह सूरत के अधिवेशन में दो भागों में बढ़ जाती है, गरम दर और नरम दर में। तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में इनका एकीकरण हो जाती है। इसके बाद 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी तो यह 1916 में हुई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। 1917 गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ की। 1919 रॉलेट एक्ट पारित किया गया। जो रॉलेट एक्ट है यह 1919 में पारित हुआ था। 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटित हुई। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी तो यह पंजाब के अमृतसर में हुई थी 1919 में। इसके बाद है 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1920 में ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का समय काल 1926 से 1931 ईस्वी तक रहा। 1926 ईस्वी लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय बने। जो लॉर्ड इरविन है यह भारत के वायसराय बनते हैं। 1928 ईस्वी साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन 1928 में भारत आते हैं।
1930 ईस्वी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की आयोजन। जो गोलमेज सम्मेलन चालू हुआ था तो उनका प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में प्रारंभ होती है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है यह लंदन में आयोजन किया गया था। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही प्रारंभ हुई थी और दांडी मार्च भी 1930 में ही प्रारंभ हुई थी। इसके बाद 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता होती है। 1931 लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय बने। जो लॉर्ड वेलिंगटन है यह भारत के वायसराय बनते हैं 1931 में। 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है यह भी लंदन में ही आयोजित किया गया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। जो कांग्रेस है यह सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 1932 पूना समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। जो पूना समझौता हुआ था 1932 में तो यह भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य होती है। 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो यह 1930 से 1932 के बीच तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था तो यह 1932 में हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन के लंदन में आयोजित किया गया था। 1936 ईस्वी लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय बने। जो लॉर्ड लिनलिथगो है यह 1936 में भारत के वायसराय बनते हैं। वायसराय के तौर पर इनका सर्वाधिक समयकाल रहा। जितने भी वायसराय बने थे उन सभी में सबसे ज़्यादा समयकाल इन्हीं का रहा था, लॉर्ड लिनलिथगो का। 1939 ईस्वी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होती है। इसके बाद है 1942 ईस्वी। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुई। जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह 1942 में प्रारंभ होती है। 1947 ईस्वी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। जो लॉर्ड माउंटबेटन है यह भारत के वायसराय बने और यह अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है ना। यह अंतिम वायसराय होते हैं। इसी के साथ यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके बाद है 1948 सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। ठीक है ना। जो सी राजगोपालाचारी है तो यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो यहाँ पे जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय थे इनके बारे में पढ़ा दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सभी एक्ट। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितने भी एक्ट पारित किया गया था उन सभी के समय अनुसार देख लेते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। ठीक है ना। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। 1774 ईस्वी कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होती है। 1813 ईस्वी चार्टर एक्ट पारित किया गया। 1813 में चार्टर एक्ट पारित होती है। इसमें कंपनी के शासन को 20 वर्षों तक आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है ना। चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी के शासन को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद 1833 में फिर से चार्टर एक्ट पारित किया जाता है। उसके 20 साल बाद 1853 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। ठीक है ना। जो चार्टर एक्ट है तो यह 1813 में, उसके बाद 1833 में
और फिर 1853 में पारित की जाती है। इसके बाद है 1858 भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1858 में पारित किया गया था। इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से भी देख सकते हैं। 1861 भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित की जाती है। 1909 में माल्य मिंटो सुधार पारित की जाती है। इसके बाद है 1919 ईस्वी भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इसी को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होती है। इसके बाद है 1947 ईस्वी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित की जाती है। तो यहाँ पे जितने भी एक्ट पारित किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन सभी को देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन के इतिहास को देख लेते हैं, वो भी तिथि अनुसार। यदि आपको इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 1763 से 1800 ईस्वी के बीच सन्यासी विद्रोह चला था। ठीक है ना, जो सन्यासी विद्रोह है यह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में चला था। 1779 ईस्वी पहाड़िया विद्रोह चला था। 1779 में पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ होती है। इस विद्रोह का नेतृत्व तिलका माझी कर रहे थे। ठीक है ना, जो पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ हुई थी तो इस विद्रोह का नेतृत्व तिलका माझी के द्वारा किया गया। 1769 से 1805 के बीच चुआड़ विद्रोह चला था। ठीक है ना, 1769 से 1805 के बीच चुआड़ विद्रोह चला था। इस विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह और शिरोमणि के द्वारा किया गया था। जो चुआड़ विद्रोह था तो इसका नेतृत्व दुर्जन सिंह और शिरोमणि के द्वारा किया गया। 1813 से 1831 के पागलपंथी पागलपंथी विद्रोह चला। जो पागलपंथी विद्रोह है तो यह 1813 से 1831 के बीच चला था। इसके बाद है 1818 भील विद्रोह चला। ठीक है ना, 1818 में भील विद्रोह प्रारंभ होती है। यह राजस्थान के क्षेत्र में सेवाराम के नेतृत्व में हुआ था। जो भील विद्रोह था 1818 का तो यह राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिला था और इसका नेतृत्व सेवाराम के द्वारा किया गया। 1820 से 1858 के बीच फैराजी विद्रोह चला था। ठीक है ना, 1820 से 1858 के बीच फैराजी विद्रोह चला था। 1831 से 1832 के बीच कोल विद्रोह चला था। कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच चला था। 1830 से 1833 के बीच खांसी विद्रोह चला था। ठीक है ना, जो खांसी विद्रोह है तो यह 1830 से 1833 के बीच चला था। इसके बाद 1840 से 1872 ईस्वी तक कुका विद्रोह चला था। ठीक है ना, 1840 से 1872 ईस्वी तक कुका विद्रोह चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1837 से 1856 के बीच खोंड विद्रोह चला था। ठीक है ना, 1837 से 1856 के बीच खोंड विद्रोह चला। 1855 से 1856 के बीच संथाल विद्रोह चला। इसके बाद 1895 से 1905 के बीच मुंडा विद्रोह चला था। जो मुंडा विद्रोह था तो इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था
और यह विद्रोह 1895 से 1905 ईस्वी के बीच चला था। तो यहाँ पे जितने भी जनजातीय आंदोलन थे उनके समय काल को देख लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के इतिहास को देख लेते हैं, ठीक है ना। जितने भी समय हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं। 1859 से 1862 के बीच नील विद्रोह बंगाल में चला था, ठीक है ना। जो नील विद्रोह है तो यह 1859 से 1862 के बीच बंगाल में चला था। 1870 से 1880 के बीच पावना आंदोलन बंगाल में चला था। जो पावना आंदोलन है यह भी बंगाल में ही देखने को मिला था। इसके बाद है 1875 दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिला। तो ये सभी किसान आंदोलन है, ठीक है ना, किसानों का विद्रोह। तो 1875 में हमें दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलती है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में चला था। जो चंपारण सत्याग्रह है तो यह बिहार में चलती है। इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। इसके बाद है 1918 खेरा सत्याग्रह, यह गुजरात में चला था। इसका नेतृत्व भी गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह बिहार में देखने को मिला था 1917 में, और खेरा सत्याग्रह गुजरात में देखने को मिला था 1918 में, और इन दोनों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1921 ईस्वी मोपरा विद्रोह मालाबार केरल के क्षेत्र में चला था। जो मोपला विद्रोह है तो यह मालाबार केरल के क्षेत्र में देखने को मिला था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी एका आंदोलन अवध उत्तर प्रदेश में चला था। जो एका आंदोलन है तो यह उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में देखने को मिला था 1921 ईस्वी में। 1928 ईस्वी बारदोली सत्याग्रह गुजरात में चला था। जो बारदोली सत्याग्रह है तो यह 1928 में हुआ था। 1946 से 1947 तक तेभागा आंदोलन जो कि बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिला था, ठीक है ना। 1946 से 1947 के बीच हमें तेभागा आंदोलन देखने को मिला था बंगाल के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जितने भी किसान आंदोलन थे वे सभी समाप्त हुए। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जितने भी तिथि बन सके उन सभी को कवर किए हैं, और यदि आप इन सभी के बारे में डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 1815 ईस्वी आत्मीय सभा की स्थापना। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। जो आत्मीय सभा है तो इसकी स्थापना 1815 में की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 ईस्वी ब्राह्मा समाज की स्थापना की गई। 1828 में ब्राह्मा समाज की स्थापना हुई थी। ब्राह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। जो ब्राह्मा समाज की स्थापना है तो यह भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। 1839 ईस्वी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है। इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई 1839 में। 1849 से 50 के बीच परमहंस मंडली की स्थापना की गई। जो परमहंस मंडली है तो इसकी स्थापना की जाती है 1849-50 के बीच। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग के द्वारा की गई। 1864 ईस्वी
वेद समाज की स्थापना। 1864 में वेद समाज की स्थापना की जाती है। 1866 ईस्वी ब्राह्मण समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जो ब्राह्मण समाज है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, तो इसका विभाजन 1866 में दो भागों में हो जाती है। पहला है भारतीय ब्राह्मण समाज। भारतीय ब्राह्मण समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। ठीक है ना। भारतीय ब्राह्मण समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। आदि ब्राह्मण समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। ब्राह्मण समाज को दो भागों में बांट दिया गया था। पहला था भारतीय ब्राह्मण समाज, तो इसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया, और दूसरा था आदि ब्राह्मण समाज, तो इसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। 1867 ईस्वी प्रार्थना समाज की स्थापना। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसके बाद है 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। इसके बाद है 1875 अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना। 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। जो आर्य समाज है तो इसकी स्थापना 1875 में की जाती है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसके बाद है 1897 ईस्वी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1897 में रामकृष्ण की स्थापना होती है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। जो रामकृष्ण मिशन है तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। तो यहाँ पे जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जितने भी समय थे उन सभी को कवर कर लिए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को कवर कर लेते हैं। इसकी स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार से सुरक्षा के रूप में बनाया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो यह बड़े आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था और ब्रिटिश सरकार से कुछ सुरक्षा के रूप में बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो यह 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। एओ ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो वह थे एओ ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। जो लॉर्ड डफरिन है यही उस समय भारत के वायसराय थे। इसका प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो बाद में चलकर दादा भाई नेरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। ठीक है ना। तो उस समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु बाद में चलकर दादा भाई नेरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो चलिए देख लेते हैं कांग्रेस अधिवेशन 1885 से 1947 ईस्वी तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उन सभी को कवर कर लेते हैं तिथि अनुसार।
महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। ऐसे तो बहुत से कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, लगभग 50 से ऊपर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, परंतु जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उन सभी को कवर किए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1885 ईस्वी, तो यह अधिवेशन मुंबई में हुई थी। जो पहला अधिवेशन है तो यह मुंबई में हुई थी और इस समय इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1886 ईस्वी, यह कोलकाता में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। जो दादा भाई नौरोजी है यह 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष बने थे। 1887, यह मद्रास में आयोजित किया गया और इस समय इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद है 1888, इलाहाबाद में होती है और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। यह प्रथम अंग्रेज यानी कि गैर भारतीय अध्यक्ष थे। जो जॉर्ज यूले है तो यह प्रथम अंग्रेज थे यानी कि गैर भारतीय अध्यक्ष। इसके बाद है 1896, तो यह अधिवेशन भी कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था 1896 में, तो इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 में होती है वाराणसी में। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है ना, जब कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 में, तो उसी समय बंगाल का विभाजन 1905 में ही हुआ था। इसके बाद है 1906 ईस्वी, तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में किया गया और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, स्वराज शब्द की मांग नहीं की गई बल्कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1907 ईस्वी, यह सूरत में गठित हुआ था और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। जो कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में हुआ था तो यह सूरत में हुआ था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाती है गरम दल और नरम दल में। 1911 ईस्वी, यह कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे और इसमें ही पहली बार जनगण मन गाया गया था, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है ना, 1911 में यह कोलकाता में आयोजित किया गया और इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया, जो कि भारतीय का राष्ट्रीय गान है। 1916 ईस्वी, यह लखनऊ में हुआ था। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में होती है और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें नरम दर और गरम दर का एकीकरण हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया और इसमें बाल गंगाधर तिलक ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1917, यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जो एनी बेसेंट है तो यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। 1924 ईस्वी, यह कांग्रेस अधिवेशन का 40वां अधिवेशन था, जो कि 1924 में आयोजित किया गया। तो यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था और इसकी अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। ठीक है ना, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में, तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, परंतु एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, मोस्ट वीवीआई 1924
बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए थे, जो कि इनके द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी 1924 में। 1925 ईस्वी यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होती है और इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। कांग्रेस के 1925 के अधिवेशन जो कि कानपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जो सरोजिनी नायडू है तो यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, परंतु जो एनी बेसेंट है यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1929 ईस्वी का अधिवेशन लाहौर में होती है और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है ना। जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने और इसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है ना। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के अधिवेशन में की जाती है। इसके बाद है 1931, तो यह अधिवेशन कराची में होती है और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इसमें मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। जो 1931 में अधिवेशन हुआ था तो इसमें मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। ठीक है ना। मोस्ट वीवीआई प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन 1937 में। 1938 ईस्वी यह अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है ना। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। इसके बाद है 1939, यह अधिवेशन त्रिपुरी एमपी में हुआ था। ठीक है ना। त्रिपुरा अलग है और त्रिपुरी अलग है। जो त्रिपुरी है तो यह एमपी में स्थित है। तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जो सुभाष चंद्र बोस है यह 2 बार अध्यक्ष बने और त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना। 1940 ईस्वी यह अधिवेशन रामगढ़ में होती है और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। ठीक है ना। 1940 के अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है तो यह लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे, 1940 से 1946 ईस्वी तक। 1946 ईस्वी यह अधिवेशन मेरठ में होती है और इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी बने। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष पद पर रहे थे। ठीक है ना। जो आचार्य जेबी कृपलानी है तो यही आज़ादी के समय अध्यक्ष पद पर रहे थे। तो चलिए आखिरी अधिवेशन को देख लेते हैं। 1948 का अधिवेशन, तो यह अधिवेशन जो कि 55वां अधिवेशन था, यह अधिवेशन जयपुर में संपन्न हुई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे जितने भी कांग्रेस अधिवेशन के टाइमलाइन थे उन सभी को कवर कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं आज के अंतिम टॉपिक को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास 1885 से 1947 ईस्वी तक। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था तो यह 1885 से 1947 ईस्वी तक चला। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज इनसे रिलेटेड जितने भी टाइमलाइन होंगे उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उदारवादी चरण या नरमपंथी विचारधारा,
तो इनका समय काल 1885 से 1905 ईस्वी तक रहा। उग्रवादी चरण या गर्मपंथी विचारधारा, तो इनका समय काल 1905 से 1919 ईस्वी तक रहा। गांधीवादी चरण 1919 से 1947 ईस्वी तक रहा था। ठीक है ना। जो उदारवादी चरण था तो यह 1885 से 1905 ईस्वी तक रहा। वही उग्रवादी चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक चला था। और जो गांधीवादी चरण था तो यह 1919 से 1947 ईस्वी तक चला था। तो चलिए आगे चलते हैं। 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो इसकी स्थापना 1885 में की गई एओ ह्यूम के द्वारा। 1885 में ही उग्रवादी चरण का उद्भव हुआ। जो उग्रवादी चरण है तो इसका उद्भव 1885 में हुआ। इसके बाद 1905 ईस्वी उग्रवादी चरण का उद्भव हुआ। 1905 में उग्रवादी चरण का उद्भव होती है। 1905 ईस्वी बंगाल का विभाजन किया गया। 1905 में बंगाल की विभाजन की जाती है। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है ना। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इसके बाद है 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और मोहसिन उल मुल्क थे। जो मुस्लिम लीग के स्थापना हुई थी तो यह 1906 में हुई थी और इसके संस्थापक आगा खान, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और मोहसिन उल मुल्क थे। 1907 ईस्वी सूरत का अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में सूरत का अधिवेशन होती है और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होती है। जो कांग्रेस है यह दो भागों में बढ़ जाती है, एक गरम दल और एक नरम दल में। 1909 ईस्वी माल्य मिंटो सुधार पारित किया गया। 1909 में माल्य मिंटो सुधार पारित की जाती है। इसके बाद है 1910 ईस्वी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय बने। जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है यह भारत के वायसराय बनते हैं 1910 ईस्वी में। 1911 ईस्वी दिल्ली दरबार की आयोजन। 1911 में एक दरबार की आयोजन की जाती है ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत के लिए। उसी को दिल्ली दरबार कहा गया। तो 1911 में दिल्ली दरबार की आयोजन की जाती है। 1911 में ही बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है ना। जो बंगाल का विभाजन है तो यह 1911 में रद्द होती है। 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को बनाने की घोषणा हुई। 1911 में ही जो भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी तो इसे चेंज कर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। ठीक है ना। इसकी घोषणा 1911 में की गई थी, परंतु भारत की राजधानी दिल्ली को 1912 में बनाई गई। 1913 ईस्वी गदर पार्टी की स्थापना। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना थे। जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना थे। 1914 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1915 ईस्वी 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है ना। जो महात्मा गांधी है यह दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को। 1916 ईस्वी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हो गया। जो
लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1916 में, तो इसमें कांग्रेस का एकीकरण हो जाती है, क्योंकि जो कांग्रेस है यह दो भागों में 1907 के सूरत अधिवेशन में बढ़ जाती है, तो इसका एकीकरण 1916 में हो जाती है लखनऊ अधिवेशन में। 1916 होम रूल लीग आंदोलन का गठन हुआ, ठीक है ना। होम रूल लीग आंदोलन का गठन 1916 में की जाती है। इसके संस्थापक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। 1917 ईस्वी गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुई। महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ की 1917 में। 1918 ईस्वी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ हुई। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ होती है। 1918 में खेरा आंदोलन प्रारंभ होती है, ठीक है ना। 1918 में ही खेरा आंदोलन प्रारंभ होती है गुजरात में, और इन तीनों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1919 ईस्वी रॉरेक्ट एक्ट पारित किया गया। जो रॉरेक्ट एक्ट है यह 1919 में पारित की जाती है। रॉरेक्ट एक्ट को काला कानून कहकर बहिष्कार किया गया। जो रॉरेक्ट एक्ट है तो भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर इसका बहिष्कार किया था, क्योंकि इसमें न ही अपील की जाती है और न ही दलील दी जाती है। सिर्फ शक के ही आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। 1919 ईस्वी जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटित हुई। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है तो यह पंजाब के अमृतसर में हुई थी 1919 में। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जाती है। 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद 1922 में चौरा चौरी कांड घटित होती है, ठीक है ना। जो चौरा चौरी कांड है तो यह 1922 में घटित होती है। 1923 ईस्वी स्वराज पार्टी का स्थापना हुई। जो स्वराज पार्टी है तो इसकी स्थापना 1923 में की जाती है। 1924 ईस्वी हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना हुई। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन है यानी कि HRA, तो इसकी स्थापना 1924 में की जाती है। 1925 ईस्वी काकोरी कांड घटित हुआ। 1925 में काकोरी कांड घटित होती है। इसके बाद है 1928 ईस्वी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन की स्थापना। 1928 में HSRA की स्थापना होती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन की। 1928 ईस्वी साइमन कमीशन भारत आया। जो साइमन कमीशन है तो यह 1928 में भारत आते हैं। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार किया गया था। जो नेहरू रिपोर्ट है तो यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। और 1928 में ही सैंडर्स की हत्या की गई भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा, ठीक है ना। 1928 में सैंडर्स की हत्या की जाती है भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा। और 1928 में ही साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाहौर में। 1929 ईस्वी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड घटित हुई। 1929 में दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड घटित हुई। 1930 ईस्वी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होती है। और 1930 में ही दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। जो दांडी मार्च है तो इसका प्रारंभ महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था।
1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुई। 1930 में गोलमेज सम्मेलन की आयोजन की जाती है और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है तो यह लंदन में आयोजन की गई। 1931 ईस्वी गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता होती है। 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुई। 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न होती है। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो कांग्रेस पार्टी थी तो यह सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, न ही प्रथम और न ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1932 ईस्वी पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच संपन्न हुई। ठीक है ना। जो पूना पैक्ट है तो यह 1932 में होती है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच संपन्न होती है। 1932 ईस्वी तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में संपन्न हुई। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है तो यह भी लंदन में ही संपन्न होती है 1932 में। जो गोलमेज सम्मेलन था तो यह तीनों 1930 से 1932 ईस्वी के बीच चला था। 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित की जाती है। 1940 ईस्वी अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित की जाती है। 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होती है। 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। जो क्रिप्स मिशन है तो यह 1942 में भारत आया था। इसके बाद 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन योजना पारित किया गया। जो कैबिनेट मिशन योजना पारित की गई थी तो यह 1946 में पारित की गई। 1947 ईस्वी माउंटबेटन योजना पारित किया गया। 1947 में माउंटबेटन योजना पारित की जाती है। 1947 में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित की जाती है, जिसके तहत 1947 में ही 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिली। ठीक है ना। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल जाती है। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टाइमलाइन थे उन सभी को कवर किए। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? जो वास्को डी गामा थे पुर्तगाली यात्री, यह भारत कब पहुंचे? ऑप्शन बी 1498 में। क्वेश्चन नंबर 2, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुई? ऑप्शन सी 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हत्या कब की? ऑप्शन बी 1659 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन सी 1761 में। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन सी 1780 में। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन बी 1845 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड कर्नवालिस कब बंगाल के गवर्नर जनरल बने? ऑप्शन डी 1786 में। क्वेश्चन नंबर
9 भारत में पहली बार रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन डी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय। क्वेश्चन नंबर 10 दिल्ली दरबार की आयोजन कब किया गया? ऑप्शन डी 1911 में। क्वेश्चन नंबर 11 रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन सी 1773 में। क्वेश्चन नंबर 12 भील विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन बी 1818 में। क्वेश्चन नंबर 13 चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन बी 1917 में। नंबर 15 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 16 गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1913 में। क्वेश्चन नंबर 17 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? ऑप्शन सी 1915 में। क्वेश्चन नंबर 18 काकोरी कांड कब घटित हुई थी? ऑप्शन डी 1925 में। चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 19 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन ए 1942 में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।